हेलो साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सिल्वीकल्चर का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं उस पर। आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट। और पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने लास्ट देखा था टाइप ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री। ये हमने डिस्कस किया था, तमाम टाइप हमने डिस्कस किए थे। ये आप वापस पिछले वीडियो में देख सकते हैं सभी को। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और टाइप्स हैं फॉरेस्ट्री के, वो हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इंटेंसिव फॉरेस्ट्री या सघन वानिकी क्या होगा? सघन वानिकी होगा जब हम कहीं पर भी फॉरेस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम, अधिक से अधिक लकड़ी हम प्राप्त करें, क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लें। और वो प्रोडक्शन जो हम नंबर लिखे हैं, फिगर हम जो लिखे हैं, डाटा हम जो लिखे हैं, वो कहाँ से होना चाहिए? एक निश्चित समय में निश्चित एरिया से होना चाहिए। डेफिनेट या मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जब हम करते हैं तो उसे कहा जाता है हम इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। और टारगेट हमारा फॉरेस्ट्री का क्या होगा? फॉरेस्टेशन का क्या होगा? प्रोडक्शन लेना। तो जब मैक्सिमम होगा उसे इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होगा? टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री जब हम किसी भी जगह पर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, वहाँ फॉरेस्ट लगाने में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें भी जब हम फॉरेस्टेशन में शामिल कर लें, चाहे वो किसी भी तरह से हम शामिल करें, तो ऐसी फॉरेस्ट्री को कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। चाहे गांव में लगाएं या शहरों में लगाएं, कहीं पर भी हम फॉरेस्ट लगाएं, बस कन्विंस करके लगाएं। जैसा हमने डाइट्रिच ब्रांडिस को देखा था, उन्होंने सबसे पहले बर्मा में आकर विलेज फॉरेस्ट्री स्टार्ट किया था। वो इसका कुछ रिफ्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर विलेजर्स को उनने कन्विंस किया कि आप फॉरेस्ट लगाओ, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भी इंडिया में जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो 1976 में स्टार्ट हुआ था। 1976 से देखने को मिलता है स्टार्ट, हालांकि बाद में हुआ था, लेकिन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट किया था गुजरात ने 1970 में। 1970 में स्टार्ट किया था। तो क्या ये टर्म तभी पहली बार सुनने को मिला था? नहीं, ये पहली बार सुनने को मिला था टर्म 1968 में। और वो सुनने को मिला था जैक वेस्टोबी से। जैक वेस्टोबी से जब 1968 में, हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली में समिट हुआ था, कॉमनवेल्थ समिट जब हुआ था, तब जैक वेस्टोबी ने आकर सोशल फॉरेस्ट्री टर्म दिया था। और 1970 में गुजरात से स्टार्ट हो गया था। इंडिया में 1976 में जब कृषि एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जो कमेटी बनी थी 70 में, जिसमें 76 में रिपोर्ट दी थी, तब सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी की बात की थी। और आगे चल के लगभग सभी राज्यों में वो देखने को मिली। इसके टाइप में क्या आएगा? फॉर्म फॉरेस्ट्री आएगा। फॉर्म के फॉर्म में, जो कृषि फॉर्म होते हैं उसके फॉर्म में फॉरेस्ट को लगाया जाए और उसका प्रोडक्शन किया जाए, चाहे वो उद्यान के रूप में लगाएं या किसी भी रूप में हम प्रोडक्शन करें, या सीधे टिम्बर लेने के लिए हम प्रोडक्शन करें। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ भी हम फॉरेस्ट्री को यूज़ करें, जिसमें फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर ही समझा जाए कि ये हमारी खेती हो रही है। हमने साल के वनों की खेती की है, हमने सागौन के वनों की खेती की है, हमने यूकेलिप्टस की खेती की है। जब इस नज़रिए से फार्मिंग की जाती है, फॉरेस्ट्री की जाती है, तो उसे कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के रूप में जब हम देखकर चल रहे हैं तो उसे कहेंगे हम एग्रो फॉरेस्ट्री, जो हमारे सिलेबस में भी है और आगे चलकर हम उसको और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फिर उसके बाद एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होगा? ऐसी फॉरेस्ट्री जो किसी ट्रेडिशनल प्लेसेस पर नहीं की जा रही है, जहाँ परंपरागत रूप से वन होते या वुडलैंड में बात उसकी नहीं की जा रही है, जो जंगल सिर्फ उसके लिए स्थापित किए गए थे, लकड़ी लेने के लिए स्थापित किए गए थे, अनट्रेडिशनल। कैसे स्थान? जैसे हम बोलें रोड के पास में फॉरेस्ट कौन लगाता था? नहीं लगाते थे। रोड के बीच में फॉरेस्ट कब लगाते थे? नहीं लगाते थे। नदी के किनारे कब लगाते थे? ज़्यादा प्लांटेशन नहीं होता था, अभी देखने को मिल रहा है। तालाब के पास में कौन फॉरेस्ट लगाते? नहीं लगाते थे। नहर के पास में कब लगाते थे? नहीं लगाते थे। तो ऐसे नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस पर भी जब हम
फॉरेस्ट्री करने लगें तो उसे कहा जाएगा हमने अपनी फॉरेस्ट्री का विस्तार किया है। विस्तार वानिकी इसको कहा जाता है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इसको कहा जाता है। जब नॉन कन्वेंशनल प्लेसेस, नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस पर अलोंग रोड, रोड के साइड में, रेलवे ट्रैक के पास में नहीं करते लेकिन अब करते हैं, एक्सटेंशन में आएगा। डिवाइडर्स के बीच में देखने को मिलता है, शेल्टर बेल्ट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। शेल्टर बेल्ट भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। विंड ब्रेक्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, जो हवा की गति को कम करते हैं। ये हवा की डायरेक्शन को मोड़ते हैं। ये टर्म आप जितनी बार सुनोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, इसलिए हम इन्हें बार बार रिपीट करते रहेंगे। शेल्टर बेल्ट क्या होगा? शेल्टर बेल्ट एक छाया प्रदान करेगा, किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। यहाँ से अगर विंड चल रहा है तो इसके अपोजिट जो एरिया होगा, इसके विपरीत में जो क्षेत्र होगा, इसे ये प्रोटेक्शन देगा, शेल्टर देगा। इसीलिए इस बेल्ट को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। और यहाँ से जो हवा होंगी उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो शेल्टर बेल्ट का काम होता है हवा की डायरेक्शन को चेंज करना, जबकि विंड ब्रेक्स क्या होते हैं? हवा की गति को कम करते हैं। वो भी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में शामिल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो अपन ने नहीं लिखे हैं, लेकिन अब आप समझ जाओगे कहीं पर भी कभी भी आप देखोगे तो। अब हम आगे बढ़ें, इसके बाद फॉरेस्ट्री में और देखें क्या देखने को है। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होगा? सिर्फ आपने क्या सोचा है, हमें यहाँ से प्रोडक्शन ही लेना है, या हमारा जो टारगेट है सिर्फ पैसा कमाना है फॉरेस्ट से, या एग्रीकल्चर वगैरह के तौर पर हम देखें ही नहीं, तब उस फॉरेस्ट्री को कहा जाएगा कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे आपने सोचा कि आपको कहीं पर पेपर मिल लगाना है। आप पेपर मिल अगर आपको लगाना है तो पल्प के प्रोडक्शन के लिए आपको टिम्बर चाहिए, लकड़ी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा आपको? बूरा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, बांस के वन लगाने पड़ेंगे, सलाई वगैरह लगानी पड़ेगी। तो ये आपको लगाना है। इसके लिए जब आप अपने मिल के लिए फॉरेस्ट लगा रहे हो तो वो आपका टारगेट क्या है? सिर्फ कॉमर्शियल टारगेट है। तो जो ऐसी फॉरेस्ट्री होगी उसे कहा जाएगा कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री या इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। मोस्ट रिक्वायर्ड स्पीसीज इसमें लगाई जाती हैं। फिर टिम्बर भी लिया जा सकता है, कोई खास लकड़ी है जैसे सागौन है। सागौन का उपयोग बहुत अच्छे तौर पर, अधिक तौर पर हाउसेज में किया जाता है, या जो शिप्स वगैरह हैं उनके बनाने में किया जाता है, उसका उत्पादन कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज। अदर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? जैसे बैट बनाने वाले, जो स्पोर्ट्स में है उसमें यूज़ करना है, एरोप्लेन में यूज़ करना है। तो ऐसे तमाम बहुत स्पेसिफिक यूज़ वाली लकड़ी का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसी टारगेट से कर रहे हैं कि मैं इसको बेचूंगा या मैं इसके उत्पाद बनाकर बेचूंगा, तो ऐसी फॉरेस्ट्री को कहा जाएगा कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। देन उसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। अब प्रोटेक्शन आपको किसको देना है? जैसे हमने अभी शेल्टर बेल्ट की बात की। शेल्टर बेल्ट हमने प्लांटेशन किसके लिए किया? कि हमारा जो दूसरा क्षेत्र है उसको शेल्टर मिल जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वो जो शेल्टर बेल्ट है वो किस में भी आ जाएंगे? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में भी शामिल हो जाएंगे। विंड ब्रेक, आपने विंड ब्रेक बनाया, आपका यहाँ तालाब था, आपने इस तालाब के आसपास चारों तरफ प्लांटेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर हवा बहुत चलती है और हवा चलने का मतलब है वहाँ से वेपराइजेशन अधिक होगा। तो वेपराइजेशन को कम करने के लिए आपने इसके चारों तरफ प्लांटेशन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? प्लांटेशन आपने किसके लिए किया? प्रोटेक्ट करने के लिए किया तालाब को। तो ऐसे ही किसी भी पर्पज से जब हम प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट्री को यूज़ करते हैं, जैसे हमें सांस लेने में अब कठिनाई होती है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो अब हमारी मजबूरी हो गई है फॉरेस्ट को लगाना। हम कभी 1950 या उससे पहले ब्रिटिशर्स के समय पर और उनसे पहले कभी भी फॉरेस्ट की बात क्यों नहीं करते थे, लगाने की बात क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तब हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो प्रोटेक्शन के लिए जब फॉरेस्ट को लगाया जाएगा तो उन्हें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। किसी भी हैज़ार्ड या क्षति से बचने के लिए जब हम फॉरेस्ट को लगाएं, इसमें फ्लड से बचने के लिए भी फॉरेस्ट को लगाया जाता है। काफ़ी तेज़ अगर पानी आ रहा है, अगर फॉरेस्ट वहाँ पर है तो वो उसकी गति को कम कर देते हैं। जो मिट्टी का कटाव हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको कम कर देते हैं। जैसे चंबल के क्षेत्र में मिट्टी का कटाव बहुत होता है, वहाँ पर प्लांटेशन करने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है वो ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा बंधने वाली बात है, उस मिट्टी में जलोढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए प्लांटेशन से उसको ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। लेकिन अधिकांश मिट्टी को प्लांटेशन से इरोजन से रोका जा सकता है, उसके क्षय से रोका जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, विंड एंड वाटर इरोजन।
अगर हम फॉरेस्ट लगाएं, फॉरेस्ट अगर हम लगाते हैं तो कहीं भी पानी का फ्लो हो रहा है तो वो जो फ्लो है वो स्लो होगा, और जो नीचे पानी बैठने की बात है तो वो पानी जो है नीचे की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो फॉरेस्ट लगाने से वाटर का भी जो लॉस है वो बचेगा, और विंड का जो विंड से जो लॉस होते हैं वो भी बच जाएंगे। विंड से खास लॉस क्या होता है, वेपराइजेशन का लॉस होता है, वो बच जाएगा। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में तालाब वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बचते हैं, उसका रीज़न ये होता है पूरा फ्लैट एरिया है, हवा जो गर्म हवा है लगातार चलती है तो पानी सूख जाता है पूरा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ओवर विच द फॉरेस्ट इज सिचुएटेड, जिस ज़मीन पर वन लगे हुए हैं उस ज़मीन की रक्षा भी फॉरेस्ट करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं सॉइल वगैरह की। एडवर्स क्लाइमेटिक इफेक्ट की भी हम बात कर चुके हैं। विपरीत जब क्लाइमेट हो जाता है तब हम रोने लगते हैं कि अब हमें फॉरेस्ट लगाना चाहिए, फॉरेस्ट ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, अब सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होंगे। मल्टी यूज फॉरेस्ट, मल्टी यूज फॉरेस्ट क्या होंगे, जब हम फॉरेस्ट को लगा रहे हैं तो तमाम चीज़ें सोचकर हम लगा रहे हैं। जैसे घर में तुलसी लगाना, या फिर पीपल का पेड़ कहीं पर है तो, और साल सागौन वगैरह कहीं पर है, छांव मिलेगी हमें। राहगीर जो निकलेंगे हम अपने घर के बाहर आसपास पेड़ लगा देते हैं, साल के लगा देते हैं सागौन के, उससे लोगों को छांव भी मिलेगी। इतने समय के बाद हमें इससे लकड़ी भी मिलेगी। फिर दूसरा, यहाँ पर जो हवा चल रही है उसके पीछे जो तालाब है वो भी बच जाएगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जो क्लाइमेट है हमारा उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। और ऐसे तमाम यूजेस हम सोचकर जब प्लांटेशन या फॉरेस्ट्री लगाते हैं तब हम वहाँ पर बोलेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, मल्टीपल यूज़ फॉरेस्ट है, साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर 2 और मोर पर्पजेज। ज़्यादातर 2 से ज़्यादा पर्पज़ तो यूं ही हो जाते हैं। जैसे एक क्लाइमेट तो हम आज की कंडीशन में क्लाइमेट तो हम शामिल करके ही चलेंगे कि हमने प्लांट लगाया है तो उसका क्लाइमेट तो रहेगा ही रहेगा, टिम्बर का उत्पादन वहाँ से होगा ही होगा। चलते हैं आगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री के बाद। अब हम देखेंगे क्राउन। क्राउन क्या होता है, क्राउन मिलेगा पेड़ में। हम पिछले जो लेक्चर है उसमें थोड़ी सी बात की थी क्राउन की। जो सूट वाला हिस्सा होता है ज़मीन के नीचे होगा रूट वाला हिस्सा, ज़मीन के ऊपर होगा सूट वाला हिस्सा। तो सूट वाले हिस्से में स्टेम के ऊपर, ये सूट वाला हिस्सा है, हाँ, इसमें स्टेम के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन के ऊपर के बाद भी यहाँ से बोल हाइट, ये बोल हाइट के बाद, बोल हाइट क्या होगी, जहाँ पर ब्रांच मिलना स्टार्ट होंगी वहाँ तक की ज़मीन से हाइट को कहा जाता है बोल हाइट। उसके बाद जो ब्रांचेस होंगी, पत्तियाँ होंगी, सब ब्रांच होंगी, सभी को, उन सभी को मिलाकर जो हिस्सा बनता है उसे कहा जाता है क्राउन। जैसे यहाँ पर ये पूरा हिस्सा ये क्राउन कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा क्राउन कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा क्राउन, ये क्राउन, ये क्राउन, ये क्राउन, ये क्राउन, ये क्राउन। अब सभी को बनाने का रीज़न ये है, अब आप यहाँ पर देखेंगे सभी को बनाया, जब क्राउन को बनाया तो वहाँ पर जो शेप था वो अलग अलग जा रहा था, क्राउन का शेप अलग अलग जा रहा था। तो सबसे पहली बात तो क्राउन बनेगा किससे, ऊपर के सभी भाग जिसमें ब्रांचेस, पत्ती, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, हरा भरा जो भी पार्ट है ऊपर का, वो सभी किस में शामिल हो जाता है, क्राउन में शामिल हो जाता है। अब बात करें शेप एंड साइज। शेप हमने देखे अलग अलग क्राउन, अलग अलग ट्रीज के अलग अलग शेप होते हैं क्राउन के। उसमें बड़े, कुछ क्राउन बड़े भी होते हैं, कुछ क्राउन छोटे भी होते हैं। बड़े क्राउन कहाँ पर होते हैं, ऐसे स्थान जो ओपन है, ट्री को फैलने से नहीं रोक रहे हैं, वहाँ पर क्राउन बड़े होते जाते हैं। जो अकेले ट्रीज होते हैं, आप अपने गांव में आसपास या कहीं पर भी आप खुली जगह पर देखेंगे, जो क्राउन होते हैं ट्रीज के, जो ऊपर का छत्र होता है वो लगातार बड़े होते जाता है। पीपल, बरगद वगैरह जिनके आसपास कोई भी ट्री नहीं हो पाते हैं, नीचे कोई भी ट्री नहीं हो पाते हैं, तो क्राउन इनका कैसा होता है, बड़ा होता है। राजस्थान में भी आप देखेंगे कुछ ट्रीज, क्या ज़्यादातर ट्रीज में जो क्राउन होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद हम देखें ओपन ट्री या ओपन फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो कम होती है तो वहाँ पर क्राउन बड़े बड़े दिखाई देते हैं। स्मॉल क्राउन हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, डेंस फॉरेस्ट या जो सघन वन होते हैं, घने जो वन होते हैं, वहाँ पर क्राउन छोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, पता चला एक पेड़ ये है, दूसरा पेड़ इसके साथ में आ गया, ये बोल रहा है मुझे बढ़ना है, ये बोल रहा है मुझे बढ़ना है, तो दोनों जो क्राउन हैं वो एक दूसरे की वृद्धि को रोकेंगे कंपटीशन की वजह से। तो
यहाँ पर क्राउन कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जबकि ओपन एरिया है तो ये ट्री क्या होगा, और फैलेगा, इसका क्राउन बाहर की तरफ जाएगा, कोई भी रोकने वाला इसको नहीं होगा। तो जो बड़े क्राउन है, अगर हमसे पूछा जाता है बड़े क्राउन सामान्यतः कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा ओपन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और जो छोटे क्राउन है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट में, हमें घने वनों में, सघन वनों में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सिलेंड्रिकल क्राउन। सिलेंडर की तरह हमें क्राउन देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ देखो लगभग सिलेंडर की तरह क्राउन दिख रहा है हमें। इन ट्रीज में देखो सिलेंडर की तरह हमें क्राउन दिख रहा है, ये सिलेंडर की तरह क्राउन हमें दिख रहा है। तो सिलेंड्रिकल क्राउन भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद देखें कॉनिकल, ये हमारे लिए बहुत खास नहीं है, ये हमारे लिए बड़ा खास है, ये हमारे लिए खास है। कॉनिकल जो शेप है, कोन के आकार का, शंकु के आकार का, कुछ इस तरह का जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जनरली हमें देखने को मिलता है पाइनस रॉक्सबर्गी में, देवदार में, जो हाई एल्टीट्यूड पर ट्रीज पाए जाते हैं, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर, 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर, हिमाचल में, उत्तराखंड में और सिक्किम, और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी जाएं, जम्मू कश्मीर में हम जाएं तो वहाँ पर हमें इस तरह का वन पाए जाते हैं। और उनको स्पेसिफिकली नाम भी दिया जाता है शंकुधारी वन, जो आपने सुना भी है, उन्हीं को बोला जाता है कॉनिकल फॉरेस्ट, क्योंकि उनका जो क्राउन होता है वो कैसा होता है, कोन के आकार का होता है, इसलिए उन्हें कॉनिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने एक यहाँ लिख दिया, पाइन या पाइनस रॉक्सबर्गी साइंटिफिक नेम इसका, दूसरा देवदार वगैरह सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। देन उसके बाद क्राउन के आधार पर देखें, स्फेरिकल या गोलाकार, गोल के आकार का क्राउन कहाँ दिखाई देता है, सामान्यतः जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में ऐसा गोल आकार दिखाई देता है। तो कुछ हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक दो एग्जाम्पल हमसे, अगर हमसे ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की तो वो हमसे कॉनिकल के पूछने की संभावना है। अगर नीम का पूछता है, क्योंकि हमारे एरिया में नीम मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अजाडिरास्टा इंडिका, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्राउन किस में, अगर छोटे और बड़े क्राउन का पूछेगा क्वेश्चन तो हमारा आंसर होगा ओपन फॉरेस्ट में जो क्राउन होगा वो बड़ा होगा, और जो डेंस फॉरेस्ट हैं उसमें क्राउन छोटा होगा। और क्राउन की क्या बात की थी अपन ने, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्राउन की बात की थी, जो ट्रीज होते हैं उनके क्राउन अगर एज के हिसाब से बात करें, उनके लाइफ के हिसाब से बात करें, तो जो यंग ट्री होते हैं, यंग जो ट्री होंगे या पूल के बाद जो स्थिति रहती है, पूल के बाद जो स्थिति रहेगी, पूल के बाद की स्थिति में उनका जो क्राउन होगा वो कैसा होगा, वो होगा जनरली कैसा, कॉनिकल शेप में, कॉनिकल शेप में। तो यंग ट्री का जो क्राउन होगा वो कॉनिकल शेप में होगा, जो डायामीटर होगा वो कम रहेगा, और एज बढ़ती जाएगी समय के साथ में, ये चौड़ा हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो सिलिंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, वो लगातार उसमें आते जाएगा, क्राउन फैलते जाएगा, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये जो रिलेशन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आप उससे रिलेट कर भी पाओगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है स्टेम, तना। अब ऊपर का हिस्सा तो हमने देख लिया जिससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ शेप से हमें मतलब था। अब हम चलते हैं हमारे ट्री पर, जो खास हिस्सा है जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है या हमारे सिल्वीकल्चर से रिलेटेड है, जिससे हमें टिम्बर प्राप्त होगा, वो है स्टेम, तना, मुख्य तना। इस तने से ही हमें ज़्यादातर मतलब रहेगा, इसी की देखरेख ज़्यादा की जाती है, इसी को फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाएगा। कितनी हाइट तक क्या होगा वो सब कहानियाँ मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं स्टेम, तना क्या होगा, जो वुडी पार्ट होगा, वुडी पार्ट या लकड़ी वाला जो हिस्सा होगा उसे कहा जाता है तना, या मुख्य अक्ष जो होती है उसे तना कहा जाता है, जिससे ब्रांचेस भी निकलती हैं, जिसमें बर्ड्स होते हैं, या जो हिस्सा जमीन के ऊपर होता है सूट, जिसमें बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स क्या होंगी, जैसे यहाँ पर प्रोपोगेटिव जो पार्ट होता है, आई जिसको कहा जाता है, जहाँ से ब्रांचेस वगैरह निकलने की संभावना होती है, आईज होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें कहा जाता है बर्ड्स। जहाँ जर्मिनेशन की संभावना, जैसे यहाँ से अगर ब्रांच निकली है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, बढ़ रही होगी, यहाँ से ब्रांच निकली यहाँ पर बर्ड, जहाँ से भी ब्रांच वगैरह निकलती है वहाँ पर बर्ड्स होते हैं।
वहीं से प्रोपगेशन या जर्मिनेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे हम आगे और हम डिस्कस करेंगे जब हम रीजनरेशन, कोपिस वगैरह, ग्राफ्टिंग वगैरह पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, तब हम उसको और डिस्कस करेंगे। सूट ऊपर का हिस्सा। अब इसमें और क्या होगा, बोल। अब स्टेम में हमें सुनने को मिलेगा टर्म, आगे सुनने को मिलेगा बोल और बहुत सारा मिलेगा, बोल, बोल हाइट वगैरह सभी सुनने को मिलेगा। बोल क्या होता है, बोल होता है किसी भी ट्री में ब्रांच आने तक की, शाखाएं आने तक की जो ऊंचाई होती है, शाखाएं आने तक की जो हाइट होती है उसे कहा जाता है बोल हाइट। या जो स्टेम ब्रांच आने तक होगा, ब्रांच की पहुंच तक, जहां पर ब्रांच स्टार्ट होगा तो इसे कहा जाएगा बोल। ये हिस्सा है अभी बोल, और इसकी जो ऊंचाई होगी उसे कहा जाएगा बोल हाइट। ये बोल है। देन उसके बाद हमें टर्म सुनने को मिलेगा टेपर। टेपर क्या होता है, टेपर से पहले अपन यहाँ पर जो पार्ट्स अपन को दिख रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। रूट्स है, रूट्स हेयर हैं। रूट्स हेयर का काम होता है जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है, हमारे क्लाइमेट में नाइट्रोजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अगर है तो मिट्टी में जो रंध्र हैं, जो छिद्र हैं, जो नलिकाएं हैं, अवनलिकाएं हैं, वेन्स हैं, उन वेन्स में भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ भी 78% नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 78% नाइट्रोजन होगा। तो लगभग उतना ही नाइट्रोजन मिट्टी में रहेगा। और हमें पता है कि नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है जो पौधों को चाहिए होता है अपनी वृद्धि के लिए। अब अपनी वृद्धि के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, तो वो नाइट्रोजन यूं ही हवा से तो नाइट्रोजन ले नहीं लेते हैं प्रचुर मात्रा में। फिर हमें यूरिया क्यों डालना पड़े, यूरिया हमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो बड़े आराम से हो जाती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है रूट्स के हेयर में। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स होता है जिसका यूज ट्री के द्वारा अपने न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आगे, और इसको आगे और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी जाएं जो आपके दिमाग में पड़ी रहें, और बाद में कभी आए तो फिर से लगे कि हाँ हमने ये सुना था। आपको बार बार सुननी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि लगभग पूरा क्या होगा, नया होगा आपके लिए। अब चलेंगे हम ऊपर वाले हिस्से में, स्टेम में बोल रहेगा। फिर यहाँ पर ये टर्म यूज़ किया है ट्रंक। ट्रंक क्या होगा, ट्रंक होगा, ट्रंक सूंड को कहा जाता है जनरली। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है इसे कहा जाता है ट्रंक, जिसमें ब्रांचेस वगैरह सभी शामिल हो जाती हैं। और ये जो हिस्सा आ जाएगा ऊपर वाला जिसमें ब्रांचेस और पत्ती वगैरह सब कुछ शामिल हो जाएंगी, उसे कहा जाएगा क्राउन। अब हम देखें इसमें टर्म यूज़ किया जा रहा है टेपर। टेपर क्या होगा, टेपर अगली स्लाइड में है, वहाँ हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे टेपर, टेपरिंग। फ्लूटिंग, फ्लूटिंग क्या होगा, फ्लूटिंग होती है जो स्टेम में हमें देखने को मिलती है इर्रेगुलर स्वेलिंग। इर्रेगुलर स्वेलिंग क्या होगी, राउंड शेप में, गोल आकार में, ये इस तरह से देखने को मिलती है। ये इर्रेगुलर स्वेलिंग ट्री में हो जाती है। इसे डिफेक्ट भी हम बोल सकते हैं, किसी भी ट्री में डिफेक्ट होगा उसे फ्लूटिंग कहा जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा स्टेम या जो हमारा टिम्बर है वो बेकार हो जाता है, यूज़ नहीं हो पाता। क्योंकि यूजेबल जो पार्ट होता है बिल्कुल गोल गोल, इस गोलाई के आकार का, जिसे छीला जा सके, पूरा गोल जिसे छीला जा सके, उस तरह से हम टिम्बर लेते हैं, लकड़ी हम उस तरह से लेते हैं। इसका अगर क्रॉस सेक्शन, इसको काट कर अगर हम देखेंगे तो कैसा हमें दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। अब इसमें यूजेबल पार्ट क्या बचेगा, पता चला ये यहाँ तक आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये बचा इसमें यूजेबल पार्ट। और बेकार पार्ट क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो वॉल्यूम है इसका जो बायोमास बनेगा, ये पूरा क्या होगा, लकड़ी बेकार हो जाएगा, बुरादे के फॉर्म में ये चला जाएगा, यूजेबल पार्ट नहीं बनेगा। भले ये बायोमास और वॉल्यूम में आ जाएगा, ये यूजेबल पार्ट नहीं होगा। तो ये डिफेक्ट के तौर पर देखा जाता है फ्लूटिंग को, याद रखेंगे, इर्रेगुलर स्वेलिंग। अब चलेंगे आगे, जो डिफेक्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें से फ्लूटिंग की बात हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं जो डिफेक्ट हैं स्टेम में, उसमें सबसे पहले बटरेस। बटरेस क्या होंगे, बटरेस होते हैं स्टैंड के फॉर्म में किसी भी ट्री को, या ये खास तौर पर देखने को मिलते हैं बड़े ट्रीज में। बड़े ट्रीज में उसको खड़े रखने के लिए, जैसे ये ट्री, ये पेड़ है,
अगर इसे खड़े करना है तो हम कोशिश क्या करेंगे, इसमें आसपास थोड़ी बहुत ब्रांचेस निकालते हैं, स्टूल वगैरह ट्राइपॉड्स होते हैं, कुछ भी खड़े करना है, ये अगर इसे खड़ा करना है तो हम कोशिश करते हैं ये इस तरह से फैल जाए, ये आराम से खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही ट्रीज़ में उसके आराम से खड़े रहने के लिए जो स्टेम का पार्ट है उसमें रूट्स बाहर आके स्टैंड की तरह दिखने लगती हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में दिखने लगेंगी। और ऐसा स्टेम अगर हो जाता है तो इन्हें कहा जाता है बटरेस। ये जो पार्ट होंगे ये कहलाते हैं बटरेस। ये रूट्स के फॉर्म में भी दिखेंगी, तब हम उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या बोला जाएगा। लेकिन बटरेस यहाँ जब वो हिस्सा बाहर है, स्टेम में डिफेक्ट की तरह है, स्टेम को पूरा बेकार कर देता है, उन्हें बटरेस कहा जाएगा। अब देखेंगे एपिकॉर्मिक बर्ड्स। एपिकॉर्मिक बर्ड्स क्या होते हैं, ये बटरेस में डिटेल लिखा है, बड़ी चौड़ी उथली पोषक तत्व एकत्रण, पोषण नहीं मिल रहा था तो बाहर आके पोषण के लिए आ गई हैं, पेड़ को गिरने से रोकती हैं, बेकार उष्णकटिबंधीय वन में ये सामान्यतः पाए जाते हैं, मध्य भारत में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पर आपके आसपास इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। आप समझ जाना बटरेस है, सभी लोगों को बता देना ये बटरेस है, आपने सीख लिया है, अब आपको पता है ये बटरेस है। क्राउन आप समझ गए हो, तो पेड़ को देखो तो उसी तरह से उसी नज़रिए से अब देखना, उसकी बोल क्या है, उसकी बोल हाइट क्या है, सूट है ये पेड़ का, क्राउन है ये पेड़ का, उसी तरह से देखोगे तब जाके चीज़ें और सरल होंगी। अब आते हैं एपिकॉर्मिक बर्ड्स। एपिकॉर्मिक बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड हमें पता चल गया क्या है, जहाँ से जर्मिनेशन होता है, ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, वो क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। एपिकॉर्मिक क्या है, लंबे समय तक वहाँ से कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, लंबे समय तक कोई भी जर्मिनेशन वहाँ से नहीं हुआ है, या जो जर्मिनेशन हो रहा है वो कैसा है, अंडर ग्रोथ है, वहाँ पर बहुत अच्छा जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। जैसे ये देखो आप, ये हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, ना के बराबर है, ये अल्टीमेटली क्या हो जाना है, बेकार हो जाना है। लंबे समय तक नहीं हुआ, जब ये ट्री होना था, जब ये बड़ा हो रहा था, पोल के फॉर्म में था, तब यहाँ से ब्रांचेस निकलती तो अच्छी खासी ब्रांचेस यहाँ पे दिखती, लेकिन तब से कैसा था, ये पूरा साइलेंट पड़ा हुआ था। बिल्कुल हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, सुसुप्त ज्वालामुखी जो कभी भी उद्गरित हो सकता है, उसमें उद्गार हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर ये सोए हुए बर्ड्स हैं। अब इनमें से छोटे छोटे ये हिस्से निकले हैं जो कि सूख जाएंगे, कुछ समय के बाद बेकार हो जाएंगे, तो ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है एपिकॉर्मिक बर्ड्स। हाँ, इनके आ जाने से क्या होगा, इनके आ जाने से जो स्टेम है वो बेकार हो जाएगा। अब स्टेम में यहाँ पर इस तरह से रिंग्स, या इसको जब हटाएंगे तो इसमें होल बन जाएगा, इस स्टेम में होल बन जाएगा, और होल बनने से क्या होगा, इसका जो टिम्बर वाला लकड़ी वाला जो हिस्सा है वो कैसा होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा गोल के फॉर्म में हम लेते हैं, जितनी डेप्थ तक बेकार होगा उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। अब हम चलेंगे फॉर्क। फॉर्क भी डिफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। ट्री हम जनरली किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल स्टेम हमें तना, अकेला तना हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ ट्रीज़ में हम देखते हैं कि सिंगल की जगह वो कैसा हो जाता है, दो मुँहा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। अब इसको देखो, अब अगर ये सिंगल होता तो हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम होता, लेकिन कैसा है, ये डबल है, तो ये हमें दिक्कत पैदा करता है। जो बायोमास होना था, वॉल्यूम होना था, उतना नहीं हो पाया, इसे भी डिफेक्ट के तौर पर देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं लकड़ी का लॉस के तौर पर रहता है। फिर उसके बाद देखें हम टेपरिंग। टेपरिंग क्या होता है, पीछे पेड़ पर भी देखा टेपर होता है, कोई भी ट्री की हाइट बढ़ती है तो नीचे जो मोटाई होती है, नीचे जो डायामीटर होता है वो वैसा डायामीटर ऊपर नहीं होता, उस डायामीटर में डिफरेंस आते जाता है, तो वो डायामीटर नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर वो डायामीटर कम होता है, और इसी कमी को, हाइट के साथ डायामीटर में कमी को कहा जाता है ट्री का टेपर। और ट्री में जितना ज़्यादा टेपर होगा, मतलब इस तरह का जितना ज़्यादा वो होगा, वैसा ही उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, गिरा हुआ, क्योंकि ये आदर्श रूप से आइडियली अगर देखा जाए तो आइडियली इसको कुछ इस तरह से होना था। अब देखो बेकार कितना हिस्सा हो गया, ये हिस्सा बेकार हो गया, ये हिस्सा अगर बेकार हो गया तो ट्री अपना अच्छा कैसे रहा, तो टेपर जितना ज़्यादा होगा ट्री उतना बेकार होगा। और जो टेपर है, टेपर का रीज़न होता है किसी भी ट्री को एग्जिस्ट करने के लिए, वहाँ पर खड़े रहने के लिए जो डायमीटर में चेंज वो खुद में करता है, वो
टेपरिंग होता है। हवा वगैरह जहाँ पर चलती हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं जहाँ चलती हैं वहाँ पर टेपर ज़्यादा होता है। ओपन एरिया जहाँ होते हैं वहाँ पर टेपर ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्री का मुड़ना बहुत ज़्यादा रहेगा। ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, मेंसुरेशन में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें देखना भी तो है टिम्बर है कितना एक्चुअली में मिलेगा, हमें कितना लकड़ी, कितना वुड, कितना मिलेगा हमें, तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हल्की सी रूट हम यहाँ पर डालकर जा रहे हैं कि जब हम उसको वहाँ पर खोलें तो आपको याद आ जाए, हाँ सर ने थोड़ा थोड़ा तो बताया था। तो अपने को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ पर जहाँ हवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है तो वहाँ ऊपर ये टिम्बर ये जो ट्री होगा अपनी जो डायामीटर है उसे कम कर लेगा। ज़्यादा डायामीटर होगी तो टूटने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए खुले जो स्थान होंगे वहाँ पर टेपर ज़्यादा देखने को मिलेगा, बंद जो स्थान होंगे, डेंस फॉरेस्ट जो होंगे, वहाँ पर टेपर कम देखने को मिलेगा। और जो नए ट्रीज़ होंगे, यंग ट्रीज़ होंगे, वहाँ पर टेपर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो क्राउन होता है वही कैसा होता है, कॉनिकल या शंकु आकार का रहेगा। तो ये टेपर है। जनरली जो शेप है ट्री का क्या होगा, नीचे जो होगा वो नेलॉइड शेप होगा, ऊपर उसके ऊपर पैराबोलॉइड होगा, देन लास्ट में सबसे ऊपर कॉनिकल होगा। एकदम से जो उसकी डायामीटर है वो कम हो जाती है, कॉनिकल शेप होगा। याद रखेंगे, इसके इक्वेशन वगैरह मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। नेलॉइड, पैराबोलॉइड और कॉनिकल, इसकी इक्वेशंस भी पूछी जाती हैं, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगा फ्लूटिंग की बात हम कर ही चुके हैं, लगभग सभी की बात यहाँ पर हमने कर ली है। अब चलते हैं हम आगे, रूट्स। रूट्स यहाँ पर डिस्कस करें। रूट्स हम लोग एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और जो टाइप ऑफ रूट्स हैं वो भी देखना है, डिफेक्ट्स वगैरह हैं रूट्स के फॉर्म में वो भी देखना है। इस वीडियो में अपन इतना रखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में। आप इसको रिवाइज करके देखते रहें, जो टर्म्स हैं उनको अपनी कॉपी पर लिखकर सोचते रहें, फॉरेस्ट्री ईजी लगेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू जुड़े रहने के लिए।